मैं हूं सुमित और हफ्ते का तीसरा कारोबारी सत्र भारतीय बाजारों के लिए आज का सत्र है तो ठीक ठाक, करीब करीब आधा परसेंट के आसपास की बढ़त है। लेकिन आज एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि मिड कैप स्मॉल कैप में बिकवाली है और बिकवाली जहां है वहां पर बिकवाली की इंटेंसिटी काफी हाई है। सो अगर मार्केट में वैसे तो ठीक ठाक कामकाज हो रहा है, लेकिन जहां भी स्टॉक स्पेसिफिक बिकवाली देखने को मिल रही है वो बिकवाली थोड़ी ज्यादा इंटेंसिटी के साथ दिखाई पड़ेगी। सेंसेक्स करीब आधा परसेंट ऊपर है, निफ्टी आधा परसेंट ऊपर है, निफ्टी बैंक आधा परसेंट ऊपर कामकाज कर रहा है। मिड कैप इंडेक्स करीब फ्लैट है, स्मॉल कैप इंडेक्स फ्लैट है। एडवांस डिक्लाइन में करीब 1170 शेयर तेजी में है और 1300 शेयर बिकवाली में, यानी हर एक शेयर की तेजी के सामने करीब करीब 2-2.5 शेयर जो कि बिकवाली में कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। आज ऑटो इंडेक्स करीब आधा परसेंट ऊपर है, फाइनेंशियल सर्विसेज आधा परसेंट ऊपर है, बैंक आधा परसेंट ऊपर है। बिकवाली है रियल्टी में 2.5% की बिकवाली आज रियल्टी इंडेक्स में आपको दिखाई पड़ेगी। इसके अलावा मीडिया 1% नीचे, एफएमसीजी आधा परसेंट नीचे कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ेगा। आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ वाराणसी से जैन साहब मौजूद हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे मार्केट्स को लेकर भी, जैन साहब से बातचीत करेंगे इंडिविजुअल स्टॉक्स को लेकर भी और अदरवाइज भी। जैन साहब नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो मार्केट्स पे आपका व्यू। सर नमस्कार। मार्केट पे व्यू वही है सर, जो 3 दिन से मार्केट तेजी के व्यू में बैठा हूँ। आज दोनों इंडेक्सेस पे बाई दे रखा है। जब वीवैप के ऊपर आया, सुबह बताया भी था कि अगर डेली और वीकली वीवैप के ऊपर आता है इंडेक्स तो मैं बाई दूंगा। जैसे ही 11:30 वाली कैंडल पे आना स्टार्ट हुआ बैंक निफ्टी, हमने दोनों निफ्टी बैंक निफ्टी बाई दिया हुआ है। 57,276 मेजर रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी पे, वहां तक हमको जाते हुए दिख रहा है। और अगर वहां तक पहुंचता है बैंक निफ्टी तो निफ्टी को भी 25,255 के रेजिस्टेंस तक लेके पहुंच जाएगा। तो मेरा ज्यादा इंटरेस्ट लॉन्ग में बैंक निफ्टी पे है कंपेयर टू निफ्टी। दो में से अगर एक लेना है तो आपको बैंक निफ्टी प्ले करना चाहिए, नहीं तो दोनों प्ले कर सकते हैं। 25,255, 57,276 ये टारगेट मेरे को दिख रहे हैं स्पॉट निफ्टी और बैंक निफ्टी पे। एक बार आईटी को और देखो क्योंकि आईटी ऑलरेडी काफी बीटन डाउन है और टीसीएस भी अब सड़क सड़क के चौथे पायदान पर पहुंच गया तीसरे से। आईटी को आप कैसे देख रहे हो? सर आईटी इंडेक्स में थोड़ी सी नरमी ज्यादा है और स्विंग लो पे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आएगा लिक्विडिटी लेने 36,740, लेकिन अभी 36,700 सॉरी 36,740 हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। 780 के लो से अभी 40 पॉइंट 50 पॉइंट बचे हुए हैं। तो जैसे ही आईटी इंडेक्स 36,740 के नीचे एक बार स्वीप कर ले, लिक्विडिटी मिल जाए, तो फिर अपमूव आना इसमें आसान हो जाएगा। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एक आध दिन झटका देगा, उसके बाद वापस से आईटी इंडेक्स अपनी अपमूव पकड़ लेगा। ब्रॉडली अप ट्रेंड में ये छोटा सा करेक्शन था जो 4 हफ्ते चल गया है, एक आध हफ्ते और चल सकता है, उसके बाद आईटी अपना अप ट्रेंड रिज्यूम कर लेगा। लेकिन आपके इंटरेस्ट में अगर कोई सेक्टर, मतलब सेक्टोरियल इंडेक्स देख के अगर आपके इंटरेस्ट में कोई चीज होनी चाहिए तो वो है सीएनएक्स ऑटो। 11-12 हफ्ते हो चुके हैं हैंडल डेवलप करते हुए वीकली पे। कब एकदम वी शेप था, तो हैंडल इतना टाइट अगर 11 हफ्ते का हो गया है तो इसमें वी शेप जो कब की मतलब जो कमी थी वो इसने पूरी कर दी है। तो सीएनएक्स ऑटो जैसे ही 24,175 के ऊपर वीकली क्लोजिंग दे देगा, ऑल टाइम हाई के टारगेट खुल जाएंगे। और अगर ऑल टाइम हाई लगता है इंडेक्स में तो आपका मारुति, एम&एम, अशोक लीलैंड और टीवीएस मोटर, ये नियर अबाउट कुछ ऑल टाइम हाई पे है, कुछ नियर ऑल टाइम हाई पे है। ये सारे अपने ऑल टाइम हाई से 10-15% का एक्सटेंशन दे देंगे। तो ऑटो इंडेक्स आपकी नजर में होना चाहिए। ऑटो के साथ ये 4 स्टॉक्स ऑटो इंडेक्स के आपकी नजर में होने चाहिए। तो जैन साहब ऑटो में ही बात हो ही रही है तो हीरो मोटोकॉर्प कैसा लग रहा है कि वहां पर कंपेरेटिवली वैल्यू तो है लेकिन चलता कम है, उसे कैसे देखें? सर देखिए, हीरो मोटोकॉर्प में दिक्कत ये है कि ऑल टाइम हाई से काफी दूर है। तो हीरो मोटोकॉर्प में आपको अपमूव तो जरूर मिल जाएगी, लेकिन उतनी अच्छी स्ट्रेंथ नहीं मिलेगी जितनी 4 ऑल टाइम हाई वाले काउंटर्स में। हीरो मोटो में 110 दिन का कप कैंडल पैटर्न ब्रेकआउट आया था 15 जुलाई को, लेकिन उसके बाद से कुछ किया नहीं, बल्कि ब्रेकआउट कैंडल के मिड के आसपास तक आ गया। तो नेक्स्ट लेग में जब भी 4450 निकालेगा, 4868 तक की अपसाइड मिल सकती है। तो स्टॉक ठीक लग रहा है मेरे को। ओके, चलिए तो
ये तो रहा अब तक का बाजार का हाल। जरा एक बार निफ्टी टॉप गेनर लूजर भी लेकर आई है, आज कहां पर खरीदारी है, कहां पर बिकवाली देखने को मिल रही है। अगर आज निफ्टी के बढ़ने वाले शेयरों की बात की है तो आज थोड़ी बहुत खरीदारी टाटा मोटर्स में है, बजाज फाइनेंस में है, मारुति में है, बजाज ऑटो में, जिसकी बात अभी जैन साहब ऑटो स्पेस ही कर भी रहे थे। गिरने वाले शेयरों की बात की जाए तो आज सबसे पहला नाम जहां पर है उसमें टाटा कंज्यूमर है, बीईएल है, हिंदुस्तान यूनिलीवर है, अल्ट्राटेक है जो कि बिकवाली में कामकाज कर रहे हैं। मिड कैप के बढ़ने वाले शेयरों की बात किया तो आज मिड कैप में सबसे ऊपर नाम बढ़ने वालों में है डिक्सन टेक का, मैक्स हेल्थकेयर का, पेटीएम का, बायोकॉन का, जहां पे खरीदारी है। मिड कैप के गिरने वाले शेयरों की बात किया तो आज थोड़ी बहुत प्रेशर जहां पर है उसमें कोलगेट, ओबरॉय रियल्टी, पतंजलि, एम फाइनेंस, जहां पर बिकवाली देखने को मिल रही है। स्मॉल कैप के बढ़ने वाले शेयरों की बात किया तो आज सबसे ज्यादा बढ़ने वाले शेयरों में स्मॉल कैप में जिसमें नाम है उसमें क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण है, टीटीएमएल है, रिलायंस पावर है, कैस्ट्रॉल है, जहां पर खरीदारी है। बिकवाली वाली साइड पे अगर बात किया तो आज बिकवाली में है त्रिवेणी टरबाइन, ब्रिगेड इंटरप्राइजेस, न्यूजन सॉफ्ट, आईएक्स, जहां पर आप बिकवाली फर्दर आते हुए देख रहे हैं। जैन साहब टाटा मोटर्स, इस पर जिक्र करना जरूरी है, इंडेक्स का टॉप गेनर भी है और आमतौर पर इस पे सवाल आने भी होते हैं, आप भी उम्मीद कर ही रहे होंगे। कैसे रीड करो टाटा मोटर्स को? अच्छा, टाटा मोटर ठीक लग रहा है, मोमेंटम बना है, 705 के ऊपर अगर टिक जाता है तो फिर 730 रुपए तक की अपसाइड मिल जाएगी। मोमेंटम तो ठीक ठाक बन रहा है न्यूज बेस पे, बट सस्टेन करना बहुत जरूरी है। 705 के ऊपर पहुंच तो जाएगा धीरे धीरे करके, सस्टेन भी कर ही लेना चाहिए। प्रॉब्लम मैनेजमेंट की थी, जो थर्ड क्वार्टर के रिजल्ट बता दिया है कि थर्ड क्वार्टर से सुधरेंगे, तो अब ये सेकंड से थर्ड क्वार्टर के बीच में जो पीरियड है ये एकदम डल पीरियड जाएगा। बहुत इंटरेस्ट ना इंस्टीट्यूशन का रहेगा ना किसी का रहेगा, क्योंकि जब रिजल्ट सुधरना चालू होते हैं तब इंस्टीट्यूशंस का इंटरेस्ट आता है। तो आई वुड सजेस्ट कि है तो आप थोड़ा समय होल्ड कीजिए। 730 810 तक के टारगेट मिलेंगे। फिलहाल ऑलमोस्ट 30 ट्रेडिंग सेशन हो गए जहां पे कोई भी एक्टिविटी नहीं है, 10-12 रुपए की रेंज में प्ले कर रहा है, और ये लोअर वॉल्यूम पे प्ले है, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि एक्यूमुलेटिव ही है। जिस पे अच्छा ट्रिगर आएगा 730 फटाफट मिल जाएगा। हम्म। तो 730 यहाँ पे फटाफट आता हुआ दिखाई पड़ सकता है, इसलिए आशा नजर रखिएगा। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे और बातचीत करेंगे दर्शकों सवालों पर। अगर आपका भी कोई सवाल है, आप भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं और जैन साहब से किसी भी शेयर पर उनकी राय जानना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। 9311121874 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। money9query@tv9.com ये हमारा ईमेल आईडी है। इसके अलावा ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और साथ ही साथ 3 मेंबरशिप प्लान भी आपके सामने हैं, इनके जरिए भी आप हमारे साथ जुड़िए और कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। पहला सवाल जो आया है वो हमारे मेंबर का है। सुदीप साहब का एक सवाल आया है। इन्होंने ईएमएस लिमिटेड के शेयर ले रखे हैं करीब करीब 604 रुपए के दाम पे और जीएमडीसी 416 रुपए के दाम पे। जीएमडीसी तो अपने नए हाई पे कामकाज कर रहा है, ईएमएस लिमिटेड कैसे रीड कर रहे हो आप? ईएमएस, ईएमएस, ईएमएस। हम्म। सर ईएमएस लिमिटेड मतलब बाइंग एमएस करने के बाद नीचे आया, उसके बाद से कंटिन्यूअसली साइडवेज मूव ही है, कोई बहुत बड़ी अप मूव नहीं दिख रही है। कंप्लीट साइडवेज मूव है। 47% गिरा था 16 हफ्ते में, उसके बाद से साइडवेज है। ऊपर अगर इसको जाना भी है तो कम से कम 650 655 निकालना होगा। आइडियली ये स्टॉक आपकी वॉच लिस्ट में होना नहीं चाहिए। अगर चला भी तो बहुत धीरे धीरे चलेगा, लैक लस्टर काइंड ऑफ अप मूव रहेगी, क्विक मनी वाला पैटर्न नहीं है। ओवरहेड सप्लाई बहुत ज्यादा है, बट जिस हिसाब का पैटर्न है एक बार 655 तक जा सकता है, वो निकला तो थोड़ा सा और बाउंस बैक बढ़ेगा। हम्म। तो ईएमएस लिमिटेड, अच्छा ये जीएमडीसी इसको कैसे रीड कर रहे हो आप? जीएमडीसी स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर सर, कल हमने बाई दिया हुआ है अपने क्लाइंट्स को 444 रुपए पे। ये स्टॉक मेरे को धीरे धीरे ऑल टाइम हाई जाते हुए दिख रहा है। ऑल टाइम हाई है इसका 492 95, उसके ऊपर 520 525 तक भी जा सकता है। 444 से हमारे क्लाइंट्स लॉन्ग हो सकते हैं। हम्म। सर 444 से एक लॉन्ग। एक 10 सेकंड का समय, एक 10 सेकंड का समय दीजिए। एक कोई नई इंस्टाग्राम पे आईडी बनी है, अंशुल.जैन_ट्रेडर। ये फेक आईडी है। इसमें मैसेज किया जा रहा है कि मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, 25% प्रॉफिट होता है, पैसा मांग रहे हैं। ये सब फेक आईडी है सर, हम लोग कोई पैसा नहीं मांगते हैं। पीछे बैकग्राउंड में जो नंबर दिया है उस पर आप क्वेरी कर सकते हैं। किसी तरह का कोई चार्ज मैं लेता नहीं हूँ, ना पैसा चार्ज करता हूँ। पीछे नंबर दिया है, कंफर्म किए बिना किसी को भी कभी भी पैसा ना दें। जी नंबर जैन केवल साहब। इसीलिए छोड़ रखा है आप लोगों के लिए कि इस टाइप के फेक प्रोफाइल में आप ना फंसें। नहीं नहीं जैन साहब देखो, फेक तो वैसे ही पता चल गया।
जब वो 25% की गारंटी दे रहा है। अरे जैन साहब, देनी है गारंटी तो 100% की दो, 250% की दो। कहाँ 25% में आदमी जान लगाया पड़ा है। सो वैसे ही फेक है। और दूसरी जैन साहब, इसका एक बहुत सा तरीका बताता हूँ आपको। मतलब ये पहले मेरे साथ भी बहुत बार होता है कि मेरे नाम पे ही 8-10 फर्जी चैनल चलते हैं। इनफैक्ट एक दिन तो हाथ ये हो गई कि मुझे ही फॉलो कर रहे हैं 2-3 तो फर्जी, मुझे रिक्वेस्ट भेज रहे हैं कि आप एक्सेप्ट कर लीजिए। सो आप ऐसे समझो कि इसका जब साइबर सेल वालों से बात हुई, कभी उनसे पूछा गया कि सर क्या करना चाहिए सोल्यूशन, तो उन्होंने बोला आप अपनी एंटिटी प्रोटेक्ट करिए, बाकी आप फेक एंटिटी के ऊपर काम नहीं कर सकते। सो आप अपने लिए ब्लू टिक ले लो, अपने लिए सारे वेरिफिकेशन ले लो, वो ज्यादा बेटर है। इंस्टेड वही आप करना किसी और पड़ेगा। को धोखा नहीं दे सकते। तो अगली बार जब आप पीछे एक स्टैंडी ये बनवाओगे, आपका कोई बैकग्राउंड बनवाओगे, तो उसमें लिखवा देना कहीं, या आईडीज लिखवा देना कि ब्लू टिक वाली आईडीज को ही केवल फॉलो करें। सो मैं ये मतलब रिक्वेस्ट करूंगा आपसे क्योंकि अपनी एंटिटी प्रोटेक्ट करना सबसे जरूरी होता है आज के जमाने में। सो पहले आप अपनी एंटिटी प्रोटेक्ट करो। और अगेन इसी प्लेटफॉर्म से रिक्वेस्ट है कि जो भी आईडीज आपको इधर मेरी या जैन साहब की आपको दिख रही हैं, तो पहले आप कंफर्मेशन जब तक ना ले लें तब तक उसको कोई पैसा ना दे, कोई ट्रांजेक्शन ना करें। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। चलो जैन साहब, अगला सवाल आया है पेटीएम के ऊपर, सैनी साहब का है, ये हमारे एक मेंबर भी हैं। इनके पास 1,060 रुपए के दाम पर 2 लॉट लॉन्ग करके बैठे हैं। 1,060 की दो शायद कॉल लेके बैठे हैं। करना क्या चाहिए इसमें? SRF बोला ना सर आपने? नहीं नहीं, पेटीएम पेटीएम। नहीं, आवाज क्लियर नहीं हुई सर। पेटीएम पेटीएम करो, पेटीएम। 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 पेटीएम ठीक लग रहा है सर। पेटीएम रिजल्ट के बाद भी जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, वीकली चार्ट पे आईपीओ बेस ब्रेकआउट 998 1020 के ऊपर आ चुका है, बट चूंकि रन अवे मूव है 669 से दौड़ते हुए ब्रेकआउट दिया है, मैं यहाँ पे कंसोलिडेशन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अगर यहाँ पे 8 हफ्ते की कंसोलिडेशन हो जाती है तो परफेक्ट, जो विलियम ओनील का फ्लैट बेस पैटर्न होता है वो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ पे अगर वो फ्लैट बेस पैटर्न बनता है तो फिर 1271 और उसके बाद ऑल टाइम हाई, ये दो टारगेट बनेंगे। तो मेरी एक्टिव वॉच लिस्ट में, बुलिश वॉच लिस्ट में स्टॉक बना हुआ है। कंसोलिडेशन चाहिए, तो अगर कंसोलिडेट करता है तो फिर साइडवेज रहेगा, और साइडवेज रहेगा तो आपको बहुत ज्यादा इसमें फ्यूचर एंड ऑप्शंस में आप पैसा नहीं बना पाएंगे। तो अगर कॉल पुट आपके पास है, मतलब कॉल आपके पास है, तो एक स्टॉप लॉस ले लीजिए 1050 का। अगर 1050 के नीचे जाता है तो अपनी कॉल से एग्जिट कर लीजिए, और वैसे भी एग्जिट कर लेंगे तो ज्यादा बेहतर है क्योंकि मोमेंटम अपने लास्ट फेज में है। यहां से अब कंसोलिडेशन 8 हफ्ते की स्टार्ट होनी चाहिए, तो टाइम वैल्यू बहुत तेज इरोड होगी। पेटीएम में कॉल पुट नहीं करना है, डिलीवरी बेस्ड स्टॉक कर सकते हैं। 8 हफ्ते की कंसोलिडेशन से जब ब्रेकआउट आएगा तो मनी 9 पे बता ही देंगे। 1271 और ऑल टाइम हाई का टारगेट रहेगा। ओके। तो आपको एक राय दी गई है पेटीएम के संदर्भ में। इसके अलावा आइनॉक्स इंडिया पर एक सवाल आया है लर्नर के हैंडल से। इन्होंने 1,070 रुपए के दाम पर 1,000 शेयर ले रखे हैं, क्या करना चाहिए इसमें? सर इसमें स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दूंगा, क्लाइंट लॉन्ग हो सकते हैं। 1212 के नीचे अगर क्लोज करता है तो हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा, जो कि लग रहा है कि हो जाएगा क्योंकि फॉलो थ्रू एक्शन में वॉल्यूम नहीं मिला है, तो ये स्टॉक थोड़ा सा फेलियर वाली कैटेगरी में जा रहा है। 1212 के नीचे अगर क्लोज होता है तो फिर हमारा भी स्टॉप लॉस कटेगा, और स्टॉक भी हल्की सी एक नेगेटिव ट्रेंड में चला जाएगा, और डाउनसाइड लॉन्ग लिक्विडेशन की खुलेगी 1146 तक। तो अगर आपके हम्म, पास किसी भी तरह का लॉन्ग है तो 1212 आपका मैंडेटरी स्टॉप लॉस होना चाहिए। अगर आप थोड़ा सा बफर दे रहे हैं तो 1200 रुपए लगा लीजिए, बट 1200 के नीचे क्लोज करने के बाद लॉन्ग नहीं रहना है इस काउंटर में। तो 1,200 रुपए के नीचे या 1,200 के लेवल्स को जो है आप क्रूशली वॉच करिएगा। मनोहर सिंह साहब के पास धनी के शेयर हैं 68 रुपए के दाम पर। बनाएगा क्या ये धनी आगे चल के? सर लग तो रहा है, इसका रिजल्ट आने वाला है फ्राइडे को, इसका रिजल्ट है। अगर रिजल्ट में कोई गड़बड़ नहीं हुई और ये स्टॉक अपना 63 का लेवल प्रोटेक्ट किए रह गया, तो फिर हाई लाइकली है कि 73 तक का लेवल आपको आराम से मिलेगा। तो रिजल्ट सामने खड़ा है, अगर आप रिजल्ट की रिस्क ले सकते हैं तो 62 63 की जोन को ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बना के आप होल्ड कर सकते हैं। तो आपको बताया गया है धनी सर्विसेज या धनी लिमिटेड के नाम पर आप किस तरह की रणनीति बना सकते हैं। निष्ठा श्रीवास्तव जी हमारी मेंबर भी हैं, इन्होंने एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पूछा है कि आईसीआईसीआई और एचडीएफसी, इन दोनों में से अगर किसी एक को चुनना हो तो आप किसको चुनोगे? अब मैं एनी डे आईसीआईसीआई चुनूंगा सर। रीजन सिंपल है, आईसीआईसीआई थोड़ा सा बीटा ज्यादा है और हम्म, मूव भी फास्ट देता है, मतलब ट्रेडर फ्रेंडली आईसीआईसीआई है। एचडीएफसी इन्वेस्टर फ्रेंडली है, लेके बैठ जाओ आराम से, धीरे धीरे चलता रहेगा। आईसीआईसीआई आपको ट्रेडिंग बेट्स बहुत अच्छी देता है।
1471 के ऊपर बेस ब्रेकआउट भी आया है, लेकिन चूंकि 4 डे का रनअप है, 2-4 दिन में यहाँ पे कंसोलिडेशन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अगर कंसोलिडेशन में 1470 का लेवल प्रोटेक्ट हो जाता है तो नेक्स्ट लेग में 1540 तक का टारगेट, 1525, 1540 ये जोन खुल जाएगी। मैं एक्सट्रीमली आउटराइट बुलिश हूं। अगर आप मेरे से बोलेंगे एक ही काउंटर में बैंकिंग में बाई कर सकता हूं, मेरा नाम आईसीआईसीआई बैंक का ही रहेगा। हम्म। तो अगर आपको खरीदारी करनी है तो आईसीआईसीआई बैंक एक ज्यादा बेटर सेफर बेट आप देख सकते हैं, जिसके हिसाब से रणनीति बनाइएगा। इसके अलावा आप अगला सवाल इधर चलते हैं। एक एकेएस हैंडल से सवाल आया है। जैन साहब, सवाल है इनका, एक साल के नजरिए से इंफोसिस और रिलायंस, क्या करें इन दोनों में? इन्होंने रिलायंस खरीदा 1186 पर, इंफोसिस खरीदा 1400 पर, क्या करना चाहिए? तो इन्फोसिस तो वैल्यू बाइंग जोन के आसपास खड़ा है, तो इन्वेस्टर्स को एक्यूमुलेट करना चाहिए। समय खींचेगा, लेकिन ये स्टॉक आपको 1694, 1768 का लेवल दे देगा। तो जो बाइंग मतलब इसमें सेलिंग की अपॉर्चुनिटी तो मिली नहीं, नीचे से अच्छा रैली किया और साइडवेज है, तो ये इंस्टीट्यूशन एक्यूमुलेशन क्लियरली दिख रहा है। 1694, 1768 जाते हुए दिख रहा है। रिलायंस मैंने बार बार मेंशन किया था, 1520 पे जब मैं निकल रहा था, मैं बार बार बोल रहा था कि यहाँ पे सेलिंग फेस हो रही है, एक बार के लिए प्रॉफिट बुक करके निकल जाइए। 1414, 1395 की जोन रिलायंस दिखाएगा। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि 7 ही 8 दिन में आ जाएगा। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि 2-2.5 महीना लगा के धीरे धीरे नीचे आएगा, एकदम से नीचे आ गया। तो प्राइस वाइज रिलायंस में करेक्शन खत्म हो गया है। टाइम वाइज रिलायंस में अभी करेक्शन बहुत बाकी है। यहाँ पे इमीडिएट में बाई नहीं कर रहा हूँ, मैं वेट कर रहा हूँ यहाँ पे नया बेस बन जाए, उसके बाद में बाई करूंगा। बट प्राइस वाइज जो करेक्शन था वो ऑलमोस्ट 80% कंप्लीट हो चुका है। 1395, 1414 की जोन आके टाइम वाइज 2-3 महीने लगाएगा, उसके बाद फिर नई मूव देगा। जब देगा तो वापस अपनी वॉच लिस्ट में ले ही आएंगे हम। बिदेश्वर दत्ता साहब का सवाल है, सीईएससी पर 805 शेयर लिए हुए हैं 176 रुपए के दाम पर, यहां क्या करना चाहिए? सर सीईएससी में देखिए, स्लो एंड स्टडी एक ग्राइंडिंग अप मूव है। ये स्टॉक को पहले ले जा सकती है 187 और दूसरी बार ले जा सकती है 203। जब इस स्टॉक में मोमेंटम था तब हमने मनी 9 पे प्ले कराया था, 20-22 रुपए मिले थे। उसके बाद से बहुत स्लो अप मूव है, अप मूव जरूर है बट स्लो है। मोमेंटम नहीं मिल रहा है, तो हमने अपनी वॉच लिस्ट से हटा दिया है। मोमेंटम बनेगा 183 के ऊपर, बट जिस आपका पैटर्न है 187 और 200, 204 ये जोन आती हुई दिख रही है। ओके। इसके अलावा एक सवाल आया है ध्रुव पाठक साहब का, बॉम्बे डाइंग को लेकर, ये और साथ साथ नवकार कॉप, दो शेयर हैं इनके, इन दोनों में टारगेट्स और स्टॉप लॉस ये पूछ रहे हैं। सर नवकार कॉर्प बेहतरीन स्ट्रक्चर पे खड़ा है, 3 टाइट क्लोजेस से निकला भी है। आज थोड़ा सा पुल बैक है, 127 के आसपास तक आ सकता है। 127 एक बहुत अच्छी बाइंग जोन बन सकती है इसके लिए, अगर बुलिश एविडेंस मिला तो। और अगर 127 से बुलिश एविडेंस मिल के पलटा, तो पहला ही रेजिस्टेंस इस काउंटर का रहेगा, जो टारगेट रहेगा वो 161 रुपए का रहेगा। तो नवकार कॉर्प, और दूसरी चीज, 4 क्वार्टर में नेगेटिव रिजल्ट पोस्ट करने, मतलब नेगेटिव ईपीएस ग्रोथ और लॉस पोस्ट करने के बाद जून क्वार्टर में 20 पैसे का पॉजिटिव ईपीएस आया है। 119% ईपीएस राइज है, यानी जो विलियम ओनील को चाहिए होता है कि एकदम लॉस से प्रॉफिट में आए, वो भी आ गई है कंपनी। 119% ईपीएस ग्रोथ है। तो थोड़ा सा समय दीजिए, 2-3-4 हफ्ते। हाई लाइकली है कि 161 आ जाएगा। स्टॉप लॉस हर कीमत पे 120 रुपए का बनेगा क्लोजिंग बेसिस पे। 127 बहुत अच्छी आइडियल जोन होगी बाई करने के लिए। बॉम्बे डाइंग से स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, अगेन वो कल संदीप जी के शो में कोई मैडम डांट रही थी कि मैं बताता नहीं हूँ, जब टारगेट हो जाता है तब बताता हूँ। बॉम्बे डाइंग सुबह वाले शोज में मैंने बार बार मैं बोलता हूँ, माइक्रो कैप सुबह 1 घंटे चलते हैं। 9:27 जब मैं शो पे लाइव था तो मैंने बॉम्बे डाइंग सामने 173 रुपए में बाई दिया था कि अपने क्लाइंट्स को भी दे रहा हूँ, आप लोग भी बाई कर लीजिए। हमारा टारगेट 7%, 7.5% ऊपर का था, जो कंप्लीट हो चुका है। फिर भी अभी स्टॉक में अपमूव बची हुई है। ये ऊपर में 187, नहीं 187 का रेजिस्टेंस टेस्ट कर चुका है। यहां से 187 के ऊपर निकलता है तो अगला रेजिस्टेंस इसमें आएगा समवेयर अराउंड 200 रुपए तक का। तो 200 रुपए का अगला टारगेट दिख रहा है। स्टॉप लॉस हर कीमत पे अब रिवाइज स्टॉप लॉस 174 रुपए होना चाहिए। तो आपको राय बॉम्बे डाइंग के संदर्भ में भी दी गई है, लेकिन जैसा एक बात बताओ, अक्सर आप बाय कॉल देते हो, लोग खरीदारी करते हैं, लेकिन आप हमेशा तो मौजूद रहोगे नहीं माल बिकवाने के लिए। आप खरीदारी करना खाली बता सकते हो, निकलना तो बताओगे नहीं।
सो निकलने का तरीका क्या है? क्योंकि आपने आज बोला आप 1 घंटे आए, 2 घंटे यहाँ बैठे, किसी और चैनल पे बैठे, 4-5 जगह पे भी गए। आप हर रोज भी अगर 1 घंटे के लिए कहीं दिखते हो तो भी बचे हुए ट्रेडिंग के 8 घंटे तो आप दिखोगे नहीं। फिर आदमी कैसे कॉल लेगी कहाँ निकलना है? सो कोई एक स्टैंडर्ड तरीका निकाला है क्या? क्योंकि ये गलती आपकी नहीं है, बाजार मौका दे रहा है लेकिन कोई निकल नहीं रहा, फिर क्या करा जाए? सर देखिए, एक स्टैंडर्ड तरीका, मतलब बाजार में पैसा कमाने के हजारों तरीके हैं। मेरा एक स्टैंडर्ड तरीका है कि मैं 4% के आसपास का स्टॉप लॉस देता हूँ, 8% के आसपास का टारगेट देता हूँ, 1:2 रिस्क रिवॉर्ड। मैंने अगर बाई दिया है और वहां से 4% बढ़ गया है, तो आप ये मान के चलिए आंख बंद करके कि मैंने 50% प्रॉफिट बुकिंग करा दी है। उसका लॉजिक ये है कि 4% चला, 4% की रिस्क थी, 4% मिल रहा है, तो आधा बुक करके रिस्क फ्री हो गए। रिस्क फ्री हो गए। आप बाजार में, जब फूफा जी नाराज हैं, रोज शाम को कुछ ना कुछ बोल ही देते हैं, कभी जापान पे, कभी इस पे उस पे। अगर बाई दी वे ऐसा कुछ होता है, मार्केट लंबा गैप डाउन खुला या कुछ खुला और नीचे खुला स्टॉक, तो आप 50% प्रॉफिट बुक करके रिस्क फ्री हो चुके हैं। आपके घर से कुछ नहीं जाएगा, और बाकी बचे 50% पोजिशन पे 8% का प्रॉफिट मैं इसलिए बुक करा देता हूं क्योंकि एफडी पूरे साल में 8% देती है। हमारा स्टॉक अगर एक हफ्ते में भी 8% दे रहा है तो बहुत बेहतरीन है। जैसे बॉम्बे डैंग इंटरडे में 7-8% दे गया। तो स्टैंडर्ड तरीका, स्विंग ट्रेडिंग का स्टैंडर्ड तरीका यही है। जितना आपका स्टॉप लॉस है उतने पे आधी पोजीशन आप बुक कर लो, रिस्क फ्री हो लो, बाकी आधी को ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से खींचते जाओ। वो 15 दे, 20 दे, 25 दे, वो फिर मार्केट की मर्जी है। जहां आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कटे वहां निकल जाओ। तो स्विंग ट्रेडिंग अगर आप कर रहे हैं तो यही स्टैंडर्ड फॉर्मूला है जो आपको फॉलो करना चाहिए। चलिए, तो ये बताना जरूरी था कि अक्सर ऐसे सवाल आते हैं कि जैन साहब ने बताया था, अब हम क्या करें। लोग बहुत हद तक तो 500 रुपए का टारगेट दिया आपने, तो 500 ही पकड़ के बैठे रहेंगे, 499 भी उनको नहीं चाहिए। तो ये सिचुएशन भी कई बार आती है, तो इसलिए भी बात करना जरूरी था इसके ऊपर। एक और सवाल आया सर, बॉम्बे डाइंग पे ही उन्होंने 179 के दाम पे खरीद रखा है, शॉर्ट टर्म का टारगेट है, वहां क्या देख रहे हो आप? सर 175 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। टारगेट आपको 200 रुपए करीब का मिलेगा। प्रिसाइसली बता देता हूँ, 200 रुपए 90 पैसे ये अगला रेजिस्टेंस है 187 के ऊपर। जब भी 187 के ऊपर टिकेगा 200 रुपए पहुंच जाएगा। तो जब भी 187 के ऊपर टिकेगा 200 रुपए तक जाता हुआ दिखाई पड़ेगा, लेकिन अगेन वहां पर भी ये बात ध्यान रखिएगा, 200 मतलब सिर्फ 200 ही नहीं होगा, आगे पीछे भी उसके नजर रखिएगा। कुछ और सवालों में जैन साहब, एक सवाल आया है वेंट इंडिया को लेकर। 50 शेयर ले रखे हैं, और अभी नंबर्स आए थे, इनकी खरीदारी इतनी तेज, 8,365 रुपए के दाम पर। अब आप क्या कहोगे जैन साहब इसमें? सर आई वुड से कि बुक करके एक बार निकल जाइए, क्योंकि रिजल्ट के बाद का रिएक्शन बहुत नेगेटिव है। और लास्ट टाइम भी हमने जब डिस्कस किया था कि 50% रिट्रेसमेंट 12,800 13,200 की जोन में है, वहां पे एटलीस्ट आधी बुक करनी चाहिए। अगर तब भी नहीं किए, अब भी नहीं किए, तो एक बार निकल जाना चाहिए। रिएक्शन एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली वीक था, तो मैं स्टॉक में अभी फिलहाल कुछ समय तो नहीं करूंगा काम। वीकनेस ओके, आ रही है इस काउंटर में। चलिए, रोशन साहू साहब आपको कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं, आपको कोई सवाल नहीं पूछेंगे, लेकिन वो आपकी हर कही हुई बात को नोट कर लेते हैं और उसके हिसाब से अपनी रणनीति बनाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रोशन साहब, हौसला अफजाई के लिए। इसके अलावा एक सवाल आया हुआ है एम फाइनेंस को लेके, शीना मलिक जी के पास है, 270 रुपए के दाम पे लिया हुआ है, करना क्या चाहिए इसमें? सर देखिए, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस कंप्लीटली साइडवेज है। वीकली चार्ट पे आप देखेंगे तो 2023 जुलाई 2023 से, यानी ऑलमोस्ट 2 साल होने को आ गए हैं अब, एक रेंज में फंसा हुआ है। ना 299 ऊपर में तोड़ रहा है, ना 226 नीचे में तोड़ रहा है। फिलहाल 226 से चलना स्टार्ट किया है, तो हाई लाइकली है कि रेंज के लोअर एंड से चला है, तो रेंज का अपर एंड 299 टेस्ट कर लेगा। 299 के आसपास दोबारा सवाल पूछिए, अगर लॉन्ग है तो रहिए, 299 के बाद दोबारा सवाल पूछिए। ओके, एक सवाल आया है विंटेज कॉफी को लेकर, 5,000 शेयर लिए हुए हैं सुब्रत जी ने, 155 रुपए के दाम पे, पिछले 2 दिनों में बहुत चर्चित रहा है ये शेयर, क्या किया जाए? सर बुक कर लेना चाहिए एक बार। जैसे आपकी कल वॉल्यूम थी, 12.6 मिलियन का वॉल्यूम था, 540% वॉल्यूम राइज, और शूटिंग स्टार की फॉर्मेशन है। गलती से भी स्टॉक 145 के नीचे अगर निकल गया ना, तो वर्टिकल डाउन मूव दे देगा आपको 120 रुपए तक। तो अगर लॉन्ग है, निकलना नहीं चाह रहे हैं, तो 145 का मैंडेटरी स्टॉप लॉस ले लीजिए। बाकी मेरे हिसाब से कम 75% पोजिशन तो बुक कर ही लेना चाहिए, इफ नॉट 100%। हम्म इसके अलावा अगला सवाल जो हमारे पास आया है वो है ममता मशीनरी को लेकर, अरूप कुमार जी के पास है। इन्होंने इसमें खरीदारी का लेवल नहीं लिखा, लेकिन पूछे इसमें करना क्या चाहिए, बहुत पुरानी हिस्ट्री तो नहीं है, लेकिन ममता मशीनरी कैसे रीड कर रहे हो आप?
सर ममता मशीनरी 471 के ऊपर ब्रेकआउट दिया है, अभी साइडवेज है, हो सकता है एक बार 471 रीटेस्ट करने आए, बट जब तक 458 के ऊपर स्टॉक होल्ड कर रहा है, हाई लाइकली है कि पहला टारगेट इसका बनेगा 552 रुपए का, जो नहीं 552 का जो वीकली स्विंग आई है, और उसके ऊपर ऑल टाइम हाई निकल जाएगा। तो हम बुलिश हैं स्टॉक पे। ओके। अनिरुद्ध मदान साहब का एक सवाल आया है सोना कॉमस्टार पर। इन्होंने 487 पे लिया हुआ है, और साथ साथ फिनोलेक्स शायद इंडस्ट्री लिया हुआ है 947 रुपए के दाम पर। क्या करना चाहिए इन दोनों में? फिनोलेक्स इंडस्ट्री, सर फिनोलेक्स इंडस्ट्री तो साइडवेज स्ट्रक्चर ज्यादा दिख रहा है, बल्कि ब्रेकआउट्स बने भी थे जो नहीं चले, फेल हुए हैं, और लॉन्ग लिक्विडेशन आ रहा है, तो एक बार के लिए फिनोलेक्स इंडस्ट्री 188 रुपए तक आ सकता है, बट इतने शैलो वॉल्यूम पे गिर रहा है कि सेलर्स की बहुत ज्यादा प्रेजेंस है नहीं। प्राइस स्ट्रक्चर जरूर वीक है, इसलिए धीरे धीरे नीचे आ रहा है। आई वुड सजेस्ट कि कुछ समय के लिए होल्ड कीजिए, 2 से 3 हफ्ते। अगर थोड़ा भी अपसाइड मोमेंटम बना तो फिर काउंटर को अपसाइड कैरी करेंगे, नहीं बना तो छोड़ देंगे, तो 1 से 2 हफ्ते समय दीजिए। सोना कॉम्स में 468 का मेजर सपोर्ट था, उसके नीचे गया, बड़े वॉल्यूम से उसके ऊपर आ गया और होल्ड कर रहा है, तो एक बार जिस हिसाब से वीक लॉन्ग्स को एलिमिनेट किया है 468 के नीचे और बड़े वॉल्यूम से ऊपर आया है, एक बार 550 560 तक आते हुए दिख रहा है। ओके। इसके अलावा एक और सवाल आया हुआ है विनय कुमार जी का। इनके पास एवांस टेक के शेयर है। अगर आप ट्रैक कर पा रहे हो AVANCE, एवांस टेक, तो आप कैसे हाँ रणनीति रखोगे इस पे? सर, 253 करोड़ का मार्केट कैप है, 1 रुपए 28 पैसे का स्टॉक है, 2-2% का सर्किट अपर सर्किट लग रहा है, तो सर्किट में ही ऊपर जाता है, सर्किट में ही नीचे आ रहा है। इस स्टॉक पे तो बिल्कुल कोई सलाह नहीं है, मतलब देखना भी पसंद नहीं करेंगे। तो इसको आप अवॉइड ही करिए। इनफैक्ट ऐसे किसी भी शेयर में अगर आप पैसा डाल रहे हैं तो आप ऑलरेडी रिस्की बेट में इन्वेस्टेड है, सो आप कोशिश करिए निकलने की, ज्यादा बेटर रहेगा। इसके अलावा एक और सवाल आया है देवेंद्र नाथ तिवारी जी का। इन्होंने ACC के शेयर ले रखे हैं 42 करीब 1952 रुपए के दाम पे। सीमेंट तेजी में है, अल्ट्राटेक चला, JK चला, सारे सीमेंट चल रहे हैं। यहाँ क्या करना चाहिए? सर एसीसी भी मेरे को लग तो तेज रहा है, वीकली चार्ट पे ऑलमोस्ट रेंज बॉटम के आसपास है और अच्छी कंसोलिडेट कर चुका है, तो यहाँ से अब सेलर्स कंप्लीटली ड्राई अप है। जब भी चलेगा थोड़ा सा मोमेंटम लेके 2136 तक का टारगेट आराम से मिलेगा। सीमेंट में अगर तेजी प्ले करनी है तो हमने प्रिज्म जॉनसन सीमेंट रिकमेंड किया है। स्टार सीमेंट में बड़ा बेस ब्रेकआउट आने की तैयारी है 240-42 के ऊपर, तो ये मिड कैप के थोड़े रिस्की बेट हो गए, मतलब हाई वोलेटाइल। सेफर बेट प्ले करना है तो अंबुजा सीमेंट बहुत बेहतरीन लग रहा है, और उसके बाद एसीसी कर सकते हैं। हम्म। तो अंबुजा फिर ACC, इनको आप सेफर बेट की साइड पर अभी लेकर चल सकते हैं। इसके अलावा एक और सवाल आया है BDL को लेकर, भारत डायनेमिक्स। बाबा दत्ता साहब का सवाल है। इन्होंने 1991 में इसकी खरीदारी की है, दाम में, ईयर में नहीं। आप क्या राय रखते हो? सर 1800 का लेवल लास्ट मैंने दिया था कि 1800 के नीचे अगर क्लोज करता है तो 1572 तक आते हुए दिखेगा। 1800 के नीचे क्लोज करके लगभग 1650 आया है, फिलहाल पुल बैक दे रहा है। अगर पुल बैक में 1800 मिल गया तो एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी होगी। 1572 आराम से आते हुए दिख रहा है, अगर वो नहीं प्रोटेक्ट हुआ तो और डाउन साइड खुलेगी। हम्म। तो भारत डायनामिक्स को लेकर एक राय आपने सुनी अंशुल सर की तरफ से, उसके हिसाब से आप नजर रखिएगा। कुछ और सवालों में जो अगला सवाल आया हुआ है वो है आलोक इंडस्ट्रीज को लेकर। नीरज जी का सवाल है। इन्होंने 22 रुपए के दाम पे इसमें खरीदारी की और वैस्कॉन इंजीनियरिंग 57 रुपए के दाम पर खरीदारी है। तो ये दोनों चले तो बढ़िया थे, लेकिन अब ये हायर एंड की तरफ एंटर्ड है। क्या किया जाए इनमें? तो वेस्कॉन इंजीनियरिंग में फिफ्थ डाउन डे है और एकदम लो वॉल्यूम पर डाउन डे है, तो 1-2 दिन और समय दीजिए। अगर ये स्टॉक 57-50 निकालता है, जिसकी उम्मीद है कि निकालेगा, तो 68 रुपीज तक की अपसाइड बन जाएगी। बट एक चीज याद रखिए, बाइंग क्लैमेश करके नीचे आया है, तो हर अप मूव में सेलिंग प्रेशर बहुत ज्यादा रहेगा। आइडियली वो स्टॉक नहीं है जो मैं प्ले करना पसंद करूंगा, बट केवल प्राइस स्ट्रक्चर पे जाएं तो 57.5 निकलने के बाद काउंटर में 64 to 68 तक की अप मूव आ सकती है। हम्म। आलोक इंडस्ट्री अगेन दूसरी बार अच्छा ब्रेकआउट दिया, 1134% वॉल्यूम राइज था, 21.28 का रेजिस्टेंस निकाला भी था, लेकिन नेक्स्ट डे मतलब रिजल्ट के बाद एकदम एक्सट्रीमली वीक रिएक्शन था, बट उसके बाद कोई फॉलो थ्रू मूव नहीं है। तो अब नेक्स्ट लेग में जिस दिन वापस से 21-28 के ऊपर आके सस्टेन करेगा, 24.56 तक का टारगेट खुल जाएगा।
हम्म। तो आलोक इंडस्ट्री और वैस्कॉन इंजीनियरिंग दोनों को लेकर आपने जैन साहब की राय सुनी। जैन साहब, राहुल कुमार मिश्रा साहब पूछ रहे हैं कि EIL, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, एक महीने में क्या टारगेट्स आप इसके देख रहे हो? अच्छा, इंजीनियर्स इंडिया अगेन मेरी वॉच लिस्ट में कल था। कल एक प्राइमा फेसी ब्रेकआउट कैंडल बनी है 237 का लेवल रीटेस्ट करने के बाद। तो हम्म। अगर ये स्टॉक यहां से 230 रुपए के नीचे नहीं क्लोज करता है तो आपको एक डेढ़ महीने में 266 रुपए मिल सकता है। दैट बीइंग सेड, मैं बहुत बुलिश नहीं हूं इस पैटर्न पे। नहीं तो कल जिस आपकी कैंडल थी मैं बाई दे चुका होता। तो बहुत बुलिश नहीं हूं मैं, क्योंकि वॉल्यूम नहीं आया कल ब्रेकआउट कैंडल में। तो अगेन यूनाइटेड स्पिरिट याद कर लीजिए, 1364 4-5 दिन प्रोटेक्ट किया लेकिन वॉल्यूम कहीं नहीं था और इवेंचुअली ब्रेकडाउन दे दिया। तो मेरा कॉन्फिडेंस नहीं है, बट जब तक 230 प्रोटेक्टेड है 266 जा सकता है। तो 230 प्रोटेक्टेड है, 266 तक जाने की उम्मीद लगाकर आप यहां पर चल सकते हैं। इसके अलावा एक सवाल और है राहुल भोसले साहब का। प्रेस्टीज एस्टेट इन्होंने खरीद रखा है, अब इसमें बने रहें या निकल जाए? अ, सर देखिए, रियलिटी इंडेक्स मैंने लास्ट वीक भी आपको नोटिस कराया था कि 3 साल के वीवैप से सपोर्ट लेके वीकली पे ब्रेकआउट कैंडल बनी है, लेकिन मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। एक आध और फॉलो थ्रू कैंडल नहीं बनी तो फिर मेरा इंटरेस्ट नहीं आएगा। फॉलो थ्रू कैंडल बनाना तो दूर की बात है, वर्टिकली 180 डिग्री ब्रेकआउट रिवर्सल कर दिया है। तो रियलिटी इंडेक्स इस समय लॉन्ग ट्रैप बना हुआ है, इसमें और 8-10 हफ्ते या 2-3 महीने की कंसोलिडेशन लगेगी बिफोर एनी अपमूव बिगिंस। तो सारे स्टॉक्स पे भी प्रेशर रहेगा। प्रेस्टीज फिलहाल तो रिलेटिव स्ट्रेंथ शो कर रहा है, लेकिन 1700 के नीचे क्लोज करेगा तो ये भी वीकनेस में आ जाएगा। इंडेक्स नहीं चल रहा है तो स्टॉक चलना भी बहुत मुश्किल होगा। इससे निकल के किसी बेहतर काउंटर में, मूविंग काउंटर में शिफ्ट करेंगे तो ज्यादा पैसा बन जाएगा। यहाँ पॉसिबिलिटी ऑफ डाउनसाइड ज्यादा है, पॉसिबिलिटी ऑफ अपसाइड कम है। हम्म। दीपक जी का एक सवाल आया है, मेंबर भी हैं हमारे, पूछ रहे हैं सोम डिस्टिलरीज पहले उन्होंने खरीद रखा है, अब क्या किया जाए? सोम डिस्टिलरी वैसे चला बहुत है सर, क्या करें इसमें? तो सोम डिस्टिलरी सबका काट दिया 152 के नीचे। 153 का सपोर्ट था, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस था। 2 दिन उसके नीचे क्लोज किया, सारे लॉन्ग्स को एलिमिनेट कराया। अगले ही 2 दिन वर्टिकल रिकवरी लेके अब हायर लो बना रहा है। तो अब ये स्टॉक जब तक 153 150 की जोन प्रोटेक्ट कर रहा है, जो पुराना अप ट्रेंड हम मान के चल रहे थे 240 तक का, वो रिज्यूम हो चुका है। 150 के नीचे क्लोज होगा तो ये ट्रेंड खत्म होगा। यानी यहाँ से 10-11 रुपए आपकी रिस्क है, और ऊपर में 240 यानी 80 रुपए खुला है। 1:8 का रिस्क रिवॉर्ड का ट्रेड है। ये ट्रेड नहीं लेंगे तो कौन सा ट्रेड लेंगे? बिल्कुल लेना चाहिए, लेकिन 150 का मैंडेटरी स्टॉप लॉस लगा के। ओके, पार्थ पटेल साहब पूछ रहे टीवीएस सप्लाई चेन 209 रुपए के दाम पे खरीदारी है, क्या करना चाहिए इसमें? सर ये स्टॉक, मेरे पास जितना डेटा है ये बीएससी से आया है क्या, टीवीएस सप्लाई चेन? हाँ, नहीं इसका डेटा कम है सर, लेकिन जब से डेटा है कंटिन्यूअसली डाउन मूव में है। पहली बार वीकली पे मूविंग एवरेज के ऊपर आके सपोर्ट ले रहा है, बट मोमेंटम नहीं है। इस काउंटर में मोमेंटम बनेगा 145 रुपए के ऊपर। अगर 145 निकला तो अपनी वॉच लिस्ट में लाइए, तब थोड़ा सा अप मूव बनेगा। नहीं तो ये काउंटर इसी तरीके से 120 140 की जोन में घूमता रहेगा। ओके, कलर आइडियाज हैंडल से एक सवाल आया है पराग मिल्क को लेकर। 200 शेयर है और 253 रुपए के दाम पर उन्होंने खरीदारी की है। एक हफ्ते में ये टारगेट्स पूछ रहे हैं। जैन साहब, कैसी डिमांड है? तो पराग मिल्क मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। 236 रुपए जब तक प्रोटेक्टेड है, कल भी रिटेस्ट किया 236 तक, वहीं से वापस रिवर्सल ले लिया, और आज के सेशन में कल का हाई क्रॉस करके फ्रेश अप मूव दे रहा है। तो पराग मिल्क बिल्कुल आपकी वॉच लिस्ट में होना चाहिए। 289 रुपीज जाते हुए दिख रहा है। और एक चीज बता दूं, इंस्टीट्यूशन होल्डिंग स्टॉक में अच्छी खासी है, तो हर डाउन मूव में इंस्टीट्यूशन कहीं ना कहीं इसको डिफेंड करने आएगा जरूर। तो 289 आते हुए दिख रहा है मुझे। अच्छा जैन साहब, वो दूध से याद आया, आज तो उधर शिवरात्रि होगी ना, वाराणसी में? आज शिवरात्रि? नहीं, अभी नहीं है सर। आप वाराणसी में ही रहे हो सावन ना? चल रहा है। वो सावन की शिवरात्रि आज होती है ना, वो है शायद। आप कुछ तो है। हाँ, आपको बाहर के ट्रैफिक से सावन। आइडिया नहीं लगा अभी तक? नहीं सर, सुबह आए थे तब ट्रैफिक नहीं था, लेकिन कल मंडे था ना, परसों मंडे था ना, परसों बहुत ट्रैफिक था। हाँ, सावन इस समय सोमवार पे तो बहुत भीड़ रहती है। आप लोग पीक पे ही रहते हो, सावन में तो काफी ज्यादा रश रहता होगा वो साइड पर। अनिरुद्ध मदान साहब पूछ रहे हैं कि फिनोलेक्स केबल इन्होंने खरीद रखा था, और फिनोलेक्स इंडस्ट्री पे हमने बात कर ली। फिनोलेक्स केबल लिया है 947 रुपए पर, वहां क्या करें?
फिनोलेक्स केबल, इसमें एक बड़ा ब्रेकआउट डे बनाने की कोशिश हुई थी 3 जून को, और उसका फेलियर आ रहा है। अगर स्टॉक 900 रुपए के नीचे क्लोज करता है तो वापस से 776 के टारगेट खुलेंगे। हम्म। एक और सवाल आया है दीपक सिंह साहब का अनंत राज इंडस्ट्री को लेकर। इन्होंने 536 रुपए के दाम पे लिया हुआ और आज रियल एस्टेट इंडेक्स टूटा भी हुआ है। करे क्या? सर, आनंद राज में लो वॉल्यूम पुल बैक है, और 6-7 डेज हो चुके हैं डाउन। 1-2 दिन की बाउंस बैक मिलेगी, बाउंस बैक में 590 तक जा सकता है। अगर 590 निकाल लिया तो फिर 648 का टारगेट ओपन अप हो जाएगा। तो स्टॉक मेरे को ठीक लग रहा है, बट लेवल्स निकलने के बाद वापस से हम लॉन्ग एंटर करेंगे। ओके। सुमित साहब का सवाल है, मेरा नहीं है, पहले डिस्क्लेमर दे दूं। मार्क्संस फार्मा इन्होंने ले रखा है करीब करीब 252 रुपए के दाम पर। क्या करना चाहिए? निकल जाना चाहिए सर। एक्सट्रीमली वीक काउंटर है, मेजर सपोर्ट जोन 237 टेस्ट कर रहा है। एक आध दिन हल्का सा बाउंस कर सकता है 2-5 रुपए, बट ओवरऑल अगर 237 235 के नीचे क्लोज कर गया, जिसकी उम्मीद है कि कर जाएगा, तो 206 रुपए का टारगेट खुल जाएगा। मैं तो तुरंत ही निकल गया होता अगर मेरे पास होता तो। ओके। आशीष जी पूछ रहे हैं कि ग्लैंड फार्मा इन्होंने खरीद रखा है करीब करीब 1810 रुपए के दाम पर 2 साल से। ये पिछले 1 से 2 साल से एक रेंज के अंदर कामकाज कर रहा है जो 1300 से 2100 है। क्या ये रेंज टूटेगी? क्या करा जाए? सर बिल्कुल आपने सही कहा, लोअर एंड ऑफ द रेंज 1300 रुपए के आसपास है, अपर एंड ऑफ द रेंज 2175 के आसपास है। तो फिलहाल 2175 तक तो जा रहा है स्टॉक, चला जाएगा, कोई खास दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बट वहां पे एक बार दोबारा सवाल पूछ लीजिएगा, क्योंकि अगर रेंज का ब्रेकआउट आया तो फिर स्टॉक में कम से कम 700-800 रुपए की और अपसाइड बनेगी। अगर नहीं आया, अपर एंड फेल किया, तो वापस लोअर एंड 1300-1400 रुपए का टारगेट खुलेगा। तो 2170 रेजिस्टेंस जोन है, 2150 2170 की जोन में आ रहा है स्टॉक, तो वहां पे दोबारा सवाल पूछेगा। ओके। तो अभी नहीं, लेकिन हाँ अगर नीचे की रेंज में या ऊपर ब्रेकआउट दे दे तो एक बार को आप सवाल पूछिएगा। लेकिन अभी के लिए आपको ट्राई यहाँ पर जैन साहब की तरफ से आ चुकी है। जैन साहब कुछ और सवालों में एक सवाल है बीईएल पर। ये सत्य प्रसाद जी का सवाल आया है, वो उसमें नई खरीदारी करने की इच्छा रख रहे हैं। आप क्या राय रखते हो? बीईएल में नई खरीदारी तो नहीं बनती सर। नई खरीदारी 318 320 के आसपास थी जब हमने बताया था। उसका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 430-40 तक गया था, उसका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 405 था जो कट चुका है। तो प्रॉफिट बुक हो चुकी है, और प्रॉफिट बुकिंग अभी और आएगी। 379 पहला सपोर्ट है, 358 दूसरा सपोर्ट है। प्रोबेबली दोनों सपोर्ट जोन टेस्ट होंगे, वहां पे बेस बनेगा और उसके बाद नेक्स्ट अप मूव आएगी। बीएल हमारी एक्टिव और बुलिश वॉच लिस्ट में है जरूर, बट एक लेग मूव कंप्लीट हुआ है, नेक्स्ट लेग मूव जब तक बेस नहीं बनता है तब तक नहीं बनेगा, और बेस बनने में कम से कम 3 महीना लगेगा। तो अगर लॉन्ग है आपके पास तो एक बार प्रॉफिट बुक करके निकल जाइए। अगर नहीं है तो 2-3 महीने स्टॉक को छोड़ दीजिए। कोई आपको मिस नहीं होगा, बल्कि यहाँ से लोअर लेवल पे बाई की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अजरुद्दीन अजरुद्दीन साहब पूछ रहे हैं हमसे कि अदानी ग्रीन में वो क्या कर सकते हैं, ये कब तक चलेगा? वो वेट करते करते थक गए। सर थक गए हैं तो एक बार निकल जाइए, कोई मूविंग काउंटर में चले जाइए। मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में है तो मैं बाई सेल की सलाह नहीं दूंगा, बट इसका कल परसों में रिजल्ट आने वाला है, शायद मंडे को रिजल्ट आना है। और एस्टिमेटेड रिजल्ट ये है कि लॉस से प्रॉफिट पोस्ट करेगी कंपनी, मतलब सॉरी, ईपीएस ग्रोथ अच्छी खासी बढ़ा के पोस्ट करेगी। तो वो एक ट्रिगर बन सकता है इस काउंटर को 1126 ले जाने के लिए। मैं अपनी पूरी पोजीशन होल्ड कर रहा हूँ। एड ऑफ द रिजल्ट मैं नहीं निकल रहा हूँ, मैं रिजल्ट देखूंगा क्या आ रहा है, उस हिसाब से मैं अपना प्लान करूंगा, बट मैं अपनी पूरी पोजीशन होल्ड करके चल रहा हूँ। तो पूरी पोजीशन को यहाँ पर फिलहाल तो होल्ड है। अब बाकी आप जो राय है वो अकॉर्डिंगली यहाँ पर बनाकर चलिएगा। इसके अलावा कुछ और सवालों में आरएचआई मैग्नेसिटा साक्षी मित्तल जी पूछ रही है कि क्या इसको लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करना चाहिए? आपकी राय? RHI में आई। RHI, सर इसमें ब्रेकआउट की पूरी पूरी तैयारी हो रही है। 532-35 निकलता है तो 579 तक की अपसाइड मिल सकती है। अगर आपके पास है तो एकदम लॉन्ग रहिए, कोई खास दिक्कत नहीं दिख रही है। हम्म। इसके अलावा रिस्पॉन्सिव इंडस्ट्रीज शाहनवाज साहब जो कि हमारे मेंबर भी हैं, उनके पास है। यहाँ क्या करना चाहिए? रेस्पॉन्सिव इंडस्ट्री, रेस्पॉन्सिव
इसमें से स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दूंगा, हमारे क्लाइंट्स लॉन्ग हो सकते हैं। कल ब्रेकआउट कैंडल बनी थी तो हमने बाय दिया था, हालांकि क्लोज होते होते थोड़ा सा ब्रेकआउट कैंडल को फेल किया है, बट अभी भी सपोर्ट जोन होल्ड है। जब तक 234 के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे होल्ड कर रहा है, आई बिलीव ये 270 रुपए तक जा सकता है, तो हमारे क्लाइंट्स इसमें लॉन्ग हो सकते हैं। जीत टोंगर साहब बोल रहे हैं कि आपके बड़े फैन है पहले तो, और आपको वो मिड कैप स्मॉल कैप का किंग मानते हैं। हो गया जैन साहब, किंगडम किधर है आपका? तो बनारस, बनारस गणराज। अच्छा, खैर उन्होंने सवाल और भी पूछा है कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल और कोलगेट, इनमें क्या करना चाहिए? सर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फिलहाल डाउनवर्ड स्ट्रक्चर में है, 685 के ऊपर बुलिश होगा तो वॉच लिस्ट में बनाए रखिए। 685 निकला तो फिर बिल्कुल आप लॉन्ग कर सकते हैं, फिलहाल तो नहीं लग रहा है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल में। ओके, और कोलगेट? सर आवाज कट गई, स्टार्टिंग में बहुत स्लो आती है आवाज। कोलगेट कोलगेट जैन साहब दूर है ना थोड़ा सा बंबई से, इसलिए दवा दे ले रही है। अच्छा मतलब स्टार्टिंग एकदम स्लो आती है, फिर आवाज तेज आ जाती है। आप स्टॉक का नाम लास्ट में लिया कीजिए। मैं जैन साहब बोल रहा हूँ कि आप कोलगेट पे क्या राय रखते हो? कोलगेट, कोलगेट 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 अगेन सर, ये परसों नरसों भी इनने सवाल पूछा था, तब भी आई वाज नेगेटिव, और मेरे ख्याल से रिजल्ट खराब आए हैं, उसका रिएक्शन है। कोलगेट पे मैं एक्सट्रीमली नेगेटिव हूँ सर। मेरे को 1990 और 1847 ये रेंज आती हुई दिख रही है। मैं पूरे एफएमसीजी पैक अक्रॉस द बोर्ड नेगेटिव हूँ। एफएमसीजी इंडेक्स में 8 से 10% की गिरावट दिख रही है, तो ये इन स्टॉक्स को संभालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। एफएमसीजी से जितना दूर रहेंगे उतना बेहतर है। शशि भूषण प्रधान जी हमारे मेंबर हैं, वो पूछ रहे हैं कि ओमैक्स उन्होंने 106 रुपए पे लिया हुआ, 107 रुपए पे लिया हुआ है। आज शुरू में तो ठहरे हुए था, बाद में 99-80 रुपए की रेंज में कहीं घूम रहा है। क्या करना चाहिए इसमें? सर ओमैक्स में हमारे क्लाइंट लॉन्ग हो सकते हैं, हमने बाई दिया था, हमारा स्टॉप लॉस आज कटा है इस काउंटर में, तो एग्जिट हमने दिया है। बट जिस आपका पैटर्न है, वॉच लिस्ट में स्टॉक जरूर बना हुआ है। जिस भी दिन 108 के ऊपर जाके क्लोज करेगा, 127 तक का टारगेट खुलेगा। दिस इज वन ऑफ दो स्टॉक्स जहां पे हमारे क्लाइंट्स का स्टॉप लॉस कटा है। हम्म तो आपको एक राय यहाँ पर दी गई है, स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ होगा तो स्टॉप लॉस को आप स्ट्रिक्टली फॉलो करिएगा। इसके अलावा एक सवाल आया है E2E पर, असलम साहब का 2550 रुपए के दाम पर उन्होंने खरीदारी की है, करना क्या चाहिए? सर जितनी जल्दी निकल जाएंगे उतना बेहतर है। एसएमई से मेन बोर्ड पे आया था लगभग बहुत नीचे, मेरे ख्याल से ये मेन बोर्ड पे जब आया था तब 110-120 रुपए में आया था। वहां से खिंच के 5487 पे बाइंग क्लाइमेक्स किया, और उसके बाद 68% करेक्ट भी कर चुका है। तो जितनी जल्दी स्टॉक से निकल लेंगे उतना बेहतर है। हो सकता है एक बार आपको रेट मिल जाए जिसकी पॉसिबिलिटी 25% है। 75% पॉसिबिलिटी ये है कि वापस से 1700 का लो रिटेस्ट करने आएगा। जितना जल्दी एग्जिट करेंगे उतना बेहतर रहेगा। हम्म तो जितना जल्दी आप एग्जिट कर जाएं उतना बेहतर रहेगा आपके लिए, वो ज्यादा बेटर रहेगा। इसके अलावा लीला होटल पे खरीदारी कर रखी है, इसमें क्या करना चाहिए? हाल की लिस्टिंग है, 462 रुपए में खरीदारी की है लक्ष्मी जी ने, करें क्या इसमें? तो कल इसने अपना आईपीओ का हाई टेस्ट किया था 440 के राउंड, और अच्छी कैंडल क्लोज की थी। डे आई पे क्लोज होती तो ज्यादा अच्छा होता, बट आज फॉलो थ्रू मूव मिला है और 15 मिनट के चार्ट पे हल्की सी सेलिंग दिख रही है। मेरा बहुत कॉन्फिडेंस नहीं है, बट अगर ये पैटर्न इसी हिसाब से बना रहा तो जब तक 430 का लेवल होल्ड है, 540 520 की जोन मिल सकती है। मैं बाइंग नहीं दे रहा हूँ इस काउंटर में। तो आपको एक राय यहाँ पर दी गई है लीला को लेकर, आप अगर इसमें एंट्री लेने की इच्छा रख रहे हैं तो। जैन साहब, एक सवाल आया है असगर अंसारी साहब का, नायका के शेयर ले रखे हैं उन्होंने 200 रुपए के दाम पर, करना क्या चाहिए इसमें? नायका में सर पूरा पैटर्न बहुत बेहतरीन डेवलप हो रहा है। ऑलरेडी 145 हफ्ते करीब हो चुके हैं डेवलप होते हुए, और थोड़ा सा समय चाहिए स्टॉक को, बट जिस आपका पैटर्न है बहुत बेहतरीन अभी तक हो चुका है। 141 वीक्स हो चुके हैं, पूरा आईपीओ बेस राउंडिंग बॉटम बन रहा है। पेटीएम का चार्ट देख लीजिए और इसका चार्ट देख लीजिए, आपको लगभग सेम मिलेगा। आईपीओ के बाद से यूं गिरा, आपका अपना एनुअल पैटर्न बन रहा है। तो जब भी ये स्टॉक 225 के ऊपर जाके टिकेगा, इस स्टॉक में 315 तक के टारगेट खुलेंगे, तो प्रीएम्प्टिव बाय नहीं करना है। 225 के ऊपर जब डिसाइसिवली ब्रेकआउट लेके स्ट्रेंथ प्रूव कर ले, तब लॉन्ग करना चाहिए।